नमस्कार। मैं आज पहाड़ की एक ऐसी बेटी से आपकी मुलाकात करवा रहा हूँ जिन्होंने बेहद कठिन परिस्थितियों में अपने जीवन का सफ़र तय किया और सैकड़ों उन बेटियों की तरह है जो पहाड़ में रहकर बेहद कठिन परिस्थितियों पर जीवन शुरू करता है। उनकी शादी बचपन में हो गई थी। उनको पांचवी बेटी होने पर उनके माँ बाप ने उनको अस्पताल में ही छोड़ दिया था। उस मासूम को वहाँ से जिंदा हुई, वहाँ से आगे बढ़ी और इस समय उन्होंने फोक लोक संगीत में बिस्मिल्लाह खान के राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित हो चुकी हैं। उनसे आपकी मुलाकात आज करवाते हैं और इनके जीवन का सफ़र कैसा इन्होंने तय किया और कैसे संघर्ष से आगे बढ़े, इसके बारे में इनसे बात करेंगे। रेशमा नमस्कार। नमस्कार जी। कैसे हैं? ठीक हैं? जी 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 बहुत। रेशमा जी, जरा अपना जीवन का संक्षिप्त परिचय दीजिए। आप कहाँ के रहने वाली हैं, इस समय क्या कर रही हैं? अच्छा। मैं लोक गायिका रेशमा शाह और मैं उत्तराखंड की बेटी हूँ और पहाड़ के फोक गीतों पे मैं जो शुरुआत है मेरी गाना। और मेरा जन्म जौनपुर के ग्राम सणप नैनबाग से मेरा जन्म हुआ और टिहरी गढ़वाल। और मूल वैसे मेरा जौनसार से है क्योंकि आए हुए परिवार है हम जौनसार से, तो मूल मेरा जौनसार से है। जौनसार जौनपुर रवाई हमारा टिहरी हम जी तो मेरा वहाँ से मेरा एक जन्म मैंने लिया है। जी चलिए आपको बधाई दे दें कि आपने गत वर्ष जो बिस्मिल्लाह खान का राष्ट्रीय पुरस्कार है जो बड़े कलाकारों को मिलता है वो आपको भी मिला है। थैंक यू इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। थैंक यू। रेशमा आपको आज देखते हैं, आज तो आप लाखों लोग आपके चाहने वाले हैं। जी। लाखों लोगों के चेहरों पर मुस्कान लाते हैं। आपके जीवन पर हम जरा जानना चाहते हैं, कैसा आपका जीवन रहा? ऐसा ही सुखमय रहा या बेहद कठिन परिस्थितियों में आपने जीवन सही तय किया? किस तरह का जब आपका बचपन था, कैसे था? सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं एक साधारण परिवार से मैंने जन्म लिया और जीवन मेरा बहुत कष्ट से गुजरा है। मतलब जिसे कहते हैं कि एक जीवन में एक पत्थर से एक पर्वत को बनाना, एक छोटे से पत्थर को पर्वत जैसा बनाना, तो मेरा जीवन एक बहुत साधारण परिवार से मैंने एक जन्म लिया है और जो मेरे जीवन में बहुत सारी परिस्थितियाँ रही और बहुत कठिनाई से आज मैं आप जैसे लोगों के सामने मैं खड़ी हूँ। चलिए, आप लोक गायिका हैं तो हम हमारे दर्शक भी चाहते हैं कि आपकी शुरुआत किसी ऐसे गाने से हो जो आपका बहुत प्रिय हो और जिसको आपके बार बार याद करते हैं। यहीं से शुरुआत करते हैं, फिर जीवन के सफ़र पे चलते हैं। हाँ, मैं एक वो बचपन का मेरा एक गीत था जब मेरी 13 साल में शादी हो गई और उससे पहले जब मैं 8th क्लास में थी तब मतलब स्कूल पढ़ती थी तो मेरे को सोच थी कि गांव की जो बेटी है, हमारी बेटी बहू हैं, वो पढ़ती लिखती नहीं, क्योंकि मेरे को भी नहीं पढ़ा रहे थे तो बड़े मुश्किल से हम लोगों को भी धक्कों से पढ़ाया गया। तो मैंने एक गीत लिखा था गोबर साफ करते हुए छानी में। तो गोबर सुबह हम लोग छानी का गोबर साफ करते थे और तब हम स्कूल जाते थे, तो वो मैंने एक गीत लिखा था। वो गाना था, हो गाउँ गाउँ आइरहेसी टकी मैला पर्दा नबाड्ने, गाउँ गाउँ आइरहेसी टकी मैला पर्दा नबाड्ने, हो चलो मेरी दीदी बोलियो पढ़ाई लिखाई करो दे, चलो मेरी दीदी बोलियो सभी तुम पढ़ाई करो दे। तो मेरा एक मैसेज था कि तुम पढ़ो भाई, अगर हमारे यहाँ महिला सीट आ रही तो कुछ मतलब पढ़े लिखी जाओ तुम भी। जी रेशमा, आपके बारे में कहा जाता है कि आप 5वीं बेटी थी। जी। और जब आपके माँ बाप ने, खासकर पिता ने, जब आपकी डिलीवरी हुई हॉस्पिटल में तो आपको वहीं छोड़ दिया था, कूड़ेदान में फेंक के और गांव चले गए थे। क्या स्टोरी है ये? किस तरह, क्यों ऐसा हुआ? कभी कभी आंखें भी भर आती है कि पता नहीं अब भगवान ने कौन से रूप में मुझे ज़िंदा रखा। मेरे एक जीवन है, हम 7 भाई बहन आज भी, और सबसे बड़े मेरे भाई हैं और मेरे से पहले की थी लगातार 4 बहनें हुई। और मेरे बाबा एक गांव के किसान हैं जो खेती बाड़ी करते थे। तो गांव में थोड़ा सा ये होता है कि हमारी खेती ज़्यादा है तो हमें बेटा दूसरा भी चाहिए। तो बाप की 4 बेटियां पहले हम मेरे पापा की हो चुकी थी, हम 4 बहनें।
तो गांव में कि गांव की जुदाई उन्होंने बोले इस बार तो भाई, मेरे पापा को बोला सबला तेरे इस बार तो बेटा है दूसरा। तो मेरे पापा ने गांव में ना डिलीवरी करते सोचा कि हॉस्पिटल में इनको डिलीवरी कराऊं मेरी माँ की। मतलब सोशल प्रेशर होता है कि हाँ, इस समय बेटा ही होगा। हाँ, तो मेरे पापा हॉस्पिटल ले गए माँ को। तो जब मेरा जन्म हुआ तो मैं बेटी हो गई। तो बेटी हुई तो मेरे बाबा को मतलब ऐसा लगा कि मुझे बेटी तो चाहिए नहीं। तो माँ से तो ये कहा कि वो मर गई, डॉक्टर ने से ये कहा कि हमारा घर नज़दीक है, हम घर जा रहे हैं। तो डॉक्टरों ने कहा कि भाई अब इनके पेरेंट्स जिनका बच्चा वो ले जा रहे तो ठीक है, आप अपने बच्चों को ले जाएं, क्योंकि डिलीवरी सुबह हो गई थी। मैं सुबह 4 बजे का मेरा जन्म है और जुलाई का टाइम था, बरसातों का। तो मेरे पापा ने मुझे उठाया और एक, अब तो हमारी पहाड़ी बोरी होती, बोरी हमारे यहाँ मटर मरचा लिखा की बोरी। हाँ, उसमें होता है। मेरे पापा ने मुझे ले जाके हॉस्पिटल से थोड़ा नीचे झाड़ियों में मुझे उस बोरी में रख दिया और माँ को बोला कि वैसे से ख़त्म हो गई, चलो घर। तो माँ रोई होगी कि चलो अब क्या कर सकते हैं। तो माँ, जब हम बाबा घर पहुँच गए तो बाबा के आसपास के जो होते हैं गांव में दोस्त, मेरे बाबा गांव के सियाणे भी, मतलब वो झाड़ी में फेंक दी हाँ, बच्ची को। मुझे झाड़ी में फेंक दिया। तो लोग रोए, माँ तो माँ ही होती है। माँ रो रही थी कि चलो बेटी है। तो माँ को पता नहीं चला ना, उसको चला कि तो कोई आया घर पे तो उन्होंने कहा कि अरे चलो बेटी भी हो गई थी तो क्या हो गया बेचारी, जब इतनी थी तेरी तो 2 रोटी और वो भी खा लेती। वो मेरे बाबा को खिलानी, फिर बाबा ने बोला मैंने तो बड़ा कि 2 रोटी भी कर दी। तो बाबा के एक दोस्त थे रावत जी करके हैं, वो रावत जी से टटोर के वो भी आ रखे थे। तो उनका घोड़ों का व्यापार चलता था पहले। तो आ रखे, अरे मेरे बाबा को बोलते थे अरे मोटा मन किया, आप तो यार इतने राज आदमी, चलो हो गई थी लड़की, बच जाती तो ठीक ही था। बाबा को बुरा लगा कि अरे बच जाती, वो तो बची थी पर मैं तो अपने हाथ से मार के आया उसको। तो बाबा ने अपने दोस्त से बोल दिया कि ऐसे ऐसे लड़की तो मरी नहीं, वो जिंदी थी, लेकिन मैं उसको फेंक के आ रखा हूँ, क्योंकि मुझे बर्दाश्त नहीं हो रही कि 4 घर में और 5वीं वो भी हो गई। और उन्होंने बोला कि अरे आपने तो जिंदगी का सबसे बड़ा पाप कर दिया, एक बेटी को तूने जीते जी ऐसे फेंक दिया। तो मेरे बाबा ने बोला कि चलो तब फिर चलते हैं। तो तब तक शायद 8, 9 इतने, क्योंकि हमारे यहाँ से आप लोगों को पता बहुत दूर है हमारा गांव। तो मेरे बाबा भी और मेरे बाबा के दोस्त गए। तो उन्होंने बोला कहाँ रखा उस लड़की को। तो बाबा ने सोचा कि अब तक तो बरसात का टाइम है, सांप या कोई जानवर लेके चला गया होगा। दुख तो था बच्चे का। तो मैं गई, तो जैसे मुझे छोड़ा वैसे ही मैं मिली उनको, मैं वैसे उसी झाड़ी में, उसी टाट में। तो 9-10 घंटे बाद मुझे बरसात में कहाँ, ना वो बारिश से हुआ कुछ, ना मुझे किसी सांप ने काटा, ना मुझे किसी जानवर ने उठाया। और वैसे ही फिर मुझे लाया घर और मेरे माँ के गोद में दे दिया कि मेरा पाप है, मैं इसको, मतलब मैंने एक इतना बड़ा पाप कर लिया था कि उस बच्चे को रेशमा साहब बनना होगा। और फिर मेरे माँ को बहुत खुशी हुई कि चलो। तो मेरा एक जीवन वो भी है कि 9-10 घंटे बाद एक, कभी उस जीवन के बारे में सोचती है कि अगर वो उस समय कुछ हो जाता, हाँ, तो आज नहीं होता। तो आप, क्योंकि लोग गायिका हैं, तो कोई गाने में ऐसा आता है आपको कोई इस तरह की याद में कि किस तरह की लाइफ थी, कैसे आगे बढ़ी, कुछ है ऐसा? हाँ, लाइफ गाँव की याद या कुछ ऐसा? मेरा बहुत ऐसा रहा, थोड़ा सा माँ का, फिर मेरे माँ का आशीर्वाद बहुत रहा मेरे साथ। जो मेरी संगीत, जो मेरी शुरुआत रही, मेरी वैसे गुरु तो मैं अपने माँ को कहूँगी, आज नहीं है मेरे माँ जी ना मेरे बाबा मेरे बीच में। मेरी गुरु मुझे पहली बार लग रहा शायद कि दूरदर्शन के माध्यम से मैंने बहुत सारे शो किए हैं, बहुत सारे, यहाँ दूरदर्शन का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। बहुत सारे ऐसे कलाकारों को जो दूरदर्शन ने पूरे इंटरनेशनल तक, आज जो भी आर्टिस्ट दूरदर्शन से गाया वो आज पूरे विश्व में काम कर रहा है अपने उत्तराखंड के कल्चर को। तो ऐसा इंटरव्यू मुझे नहीं लगता कि मेरा कभी हुआ भी, दिल की भाव जो मेरे थे। तो ऐसे गीत है मेरा जो मुझे कभी कभी महसूस करती हूँ मैं। जो अब मुझे लगता है कि मेरा जीवन का एक वो पार्ट है, वो गीत में एक सुनाती हूँ आप लोगों। हो हाँ बाबा जांदीना साउरे कि जीव मेरो लागिना, हाँ बाबा जांदीना साउरे कि जीव मेरो लागिना,
हाँ बाबा तेरी लाडली बेटी दूरे साउरोना दे दी बाबा दूरे साउरोना दे दी पढ़णु लिखणु चांदी बाबा मु ना दे दी शावू रे बाबा ना दे दी शावू रे हाँ बाबा चांदी ना सावू रे कि जू मेरो लागिना। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। ये वो गीत है जब मैं छोटी भी थी और हम उस चीज़ को महसूस हो जब, क्योंकि शुरुआत हो ही रही थी तब जब मैं वहाँ से जब पढ़ना लिखना शुरू हो गया तो थोड़ा गांव में फिर क्या होता है कि मैं खेलकूद में सबसे अच्छी थी। पहले से मैं खेलकूद में काफ़ी अच्छी रही और पढ़ाई में भी मैं ठीक थी और बस संगीत में भी मैं बहुत अच्छी थी। हर समय मतलब 15 अगस्त हो 26 जनवरी में देशभक्ति गीत कोई कविताएं बड़े सुर में बड़ी मीठी गाते थे, बहुत मीठा सुर। जी एक लोक गायिका है, साथ साथ ये पहाड़ के लिए उन बेटियों के लिए रोल मॉडल भी है जो पहाड़ में कठिन परिस्थितियों में, आप देखिए इसके जीवन की संघर्ष किस तरह का था। बेटी को फेंक दिया गया, उसके बाद उठी और संघर्ष किया, बचपन में शादी हो गई थी। इसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं ताकि उन बेटियों के लिए एक प्रेरणा बने कि जो कहते हैं कि हम बहुत कठिन परिस्थितियों में है, गांव में है, इस तरह की है, उनके लिए प्रेरणा हो सकती है। रेशमा, एक सुना है कि आपने आपके भाई का जब लड़का नहीं हो रहा था तो किसी पंडित ने कहा कि इनको जो है यमुना में आप स्नान कराओ, कुछ कराओ इस बच्ची को, तब बेटा होगा। ऐसा क्या क्या कहानी है? हाँ, मैं आज वैसे मैं कभी इन चीज़ों को ज़्यादा मैंने कभी आज तक इतने बड़े चैनल के माध्यम से दूरदर्शन। नहीं, अच्छी बात है, इससे कई जो संघर्ष वाली बच्चियां हैं जो निराश हो जाती हैं जीवन से, उनको प्रेरणा मिलेगी। एक चीज़ और थी कि हमारे मैंने जैसे कहा हमारे घर में थोड़ा लड़कियां ज़्यादा ही होती, ज़्यादा धर्मदाता ज़्यादा था वहाँ। हम जैसी एक बेटी और एक गौ उस घर में भाग्यशालियों के घर होती है, तो ऐसे था हमारे घर में फिर वही चलन चल गया। मेरे भाई की 4 बेटियां हो गई लगातार। तो फिर होता है गांव में कि थोड़ा सा, फिर किसी ब्राह्मण ने कोई हमारे घर आए तो उन्होंने कहा कि अगर कोई एक कन्या माँ यमुना जी की पूजा करे तो आपके घर में पुत्र प्राप्ति होगी। तो वो कन्या मैं ही थी फिर। तो मैं थोड़ा सा पहले से स्ट्रांग रही, मैं डरती नहीं थी, पूजा पाठ वाले में बचपन से हूँ। तो मैं सुबह 4 बजे अपने गांव से सुबह 4 बजे में निकलती थी, 5 चाहे वो ठंड थी चाहे वो गर्मी, मतलब ठंड में नंगे पैर से। कितने साल की उम्र थी? तो मैं छोटी रही होगी शायद 11 12 13 ना 12 हाँ 12 साल होगी। 11 12 ऐसी कुछ थी शायद। तो मैं अपने घर से, जो मैं इसलिए भी कहती हूँ आज जो भी मुझे सुन रहे होंगे देखेंगे, गौमूत्र गौ माता का जो हम लोग गौंत बोलता वो सबसे बड़ी पवित्र चीज़ है। तो मैं अपने घर से गौंत और बाछली को मोल और फूल, अपना घर का फूल जो हो जंगल फुंडा फूल, वो लेके मैं जाती थी। एक जल और घरों को चोपड़ जो हम मठा लगा गांव से जाती थी यमुना नदी में। यमुना, और उसमें में हम लोग क्या होता है कि जब यमुना जी के पास आप जाते हैं तो उसकी इतनी बड़ी पावर होती है कि वहाँ कोई चीज़ जल नहीं सकती, क्योंकि उसकी जो लहरें उठती है ना, और सुबह 5 बजे की, तो ऐसे लगता है कि पता नहीं करोड़ों देवी देवता खड़े उठे हुए। आप अकेली जाती थी? हाँ, अकेले होता था? कोई नहीं। आज भी आप कभी जाएं, मेरे भाभी से पूछे, मेरे भाई से, मेरे साथ कोई नहीं जाता था। कितना किलोमीटर है आपके वहाँ से? है 8 किलोमीटर। मतलब 8 किलोमीटर। हाँ। सुबह आती थी। हाँ, और फिर मैं अपने घर जाती थी। 9-10 साल की बच्ची, और फिर वहाँ पूजा करके वापस जाती थी। हाँ, तो मैं वो देखिए, जिस बच्ची को 5वीं संतान होने के कारण माँ बाप ने फेंक दिया था, अब उसी बच्चे से पूजा करवा रहे यमुना जी की। ये हमारा बड़ा अजीब सा कल्चर है। उसी बच्चे को यमुना के किनारे सुबह 4 बजे जाती है, पूजा करती है, 5 बजे वापस आती है। तो ये तो मैं पूजा वहाँ से जाके जो गाय का, जो हमारा गाय या भैंसी को चोपड़ हूँ तो मैं वहाँ जाके, हमारा एक केदार पाती होती है, आप लोग भी कभी जाएं पहाड़ों में, तो हमारे यहाँ बहुत पवित्र माना जाता है। मेरे घर में आज भी है, मैं जब भी कभी गंगोत्री साइड जाती हूँ, यमुनोत्री साइड, तो मैं वहाँ से सबसे पहले मुझे वो लोग वही देते हैं, केदार पाती होते। तो केदार पाती को आप लोग घी के ऊपर रखो या मक्खन के ऊपर रखो और नीचे से माचिस जलाएं, तो वो उसकी खुशबू इतनी कि वो घी को जल्दी पिघला देती है। तो मैं उसी की पूजा करती थी, तब मैं यमुना जी की पूजा करती थी, और तब से ही
मैं भगवान मासु देवता को मैं मानती हूँ। ये कितने दिन हुई पूजा है आपकी? ये जब तक मेरा भतीजा नहीं हुआ। कितने समय लगा होगा इस पूजा? 9 महीने मान के चलो। 9 महीने तक? हाँ, तब मेरे भाभी के पेट में था भी नहीं कुछ। 8 किलोमीटर जाती थी, वापस आती थी? हाँ, हर इतवार को जाती थी। अच्छा, इतवार को? हाँ, हर इतवार को। हफ्ते में एक, मतलब इतवार का दिन दिया था पंडित जी ने। 8-9 महीने तक? हाँ, 9 महीने। जब मेरा भतीजा हो गया उसके बाद फिर नहीं गई मैं। अच्छा, उसके बाद आपका स्कूल का सफर तय हुआ तो सुना कि आपकी शादी बहुत जल्दी हो गई। शादी क्यों, कितने साल में शादी कर दी आपकी? फिर क्या हुआ कि भतीजा भी नहीं, मेरा भतीजा तब पेट में ही था। हाँ, भतीजा पेट में था। नहीं हो गया था, भतीजा हो गया था। तो ऐसे संडे था उस दिन, हमारा इतवार के दिन बोलता है कि डांडा जाओ, लाखड़ा लाए, चूल्हा, हमारे गांव में तो चूल्हे जलते हैं। तो मेरा छोटा भाई एक मेरे बाद फिर एक, देखो प्रभु की कृपा है, मुझे फेंक दिया और जब मुझे वापस लाया तो मेरे भाई जो मेरे से छोटा है उसका मेरा सिर्फ 1.5 साल का अंतर है। मैं 1.5 साल की और मेरा भाई दूसरा हो गया और वो लड़का हुआ। देखो, चलो, लड़के और लड़के में कोई अंतर नहीं है, लड़कियां बुलंदी पे हैं। नहीं, मैं बोल रही हूँ कि मतलब सोच ना, तो मेरे पीछे मेरा भाई भी आ गया। ये तो पर मैं अंधविश्वास है। जी, बेटी को कम कभी सोचो ही ना। तो वो हुआ तो मेरी माँ संडे के दिन अचानक हमें बोला छानी में चले जाओ, हमारा बगीचा है गाँव से ऊपर। तो मैं पहले से रही अपने खेती बाड़ी का जो मैं काम हमेशा हम सुबह काम करके जाते थे अपने स्कूल भी। तो मैं इसको मतलब हम लोग लकड़ी लेने चले गए ऊपर अपने बगीचे में। और माँ जी ने मुझे सुबह आज भी मुझे याद है, मेरी माँ ने मुझे कोदा की रोटी और उसमें मक्खन, हमारे घर में आज भी मक्खन है। तभी हमारा पहले से हमारा परिवार ऐसा है कि एक गाय तो है जो दूध देती है। तो हम लोग गए, हमने सिर पे लकड़ी का बोझा लाया, मेरा छोटा भाई, मेरे हमारे गांव के 2-4 लोग। तो तब एक बुजुर्ग है हमारे यहाँ थी, अब तो नहीं बेचारी, रेशमा, मेरा नाम वैसे रेशमा बोलते, गांव में रेसू बोलते मुझे। रेसू आ गई बोल, मैंने कहा हमारे घर में क्यों चिल्ला रहे? तो कह रही थोड़ी सी तू बैठ जा नीचे। मैंने कहा ना, क्यों चिल्ला रहे? तो उसने कुछ नहीं बोला। जैसे घर गई तो अंदर देखा तो मेरी माँ को सुला रखा था। तो मेरी माँ ऐसी अचानक ख़त्म हुई। तो फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी रही। फिर मेरे 3 महीने बाद ऐसा पता नहीं क्यों मेरी फैमिली ने सोचा कि अब शायद इसको यहाँ रखना ठीक नहीं है। तो मैं पहले से काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। मैंने कहा कि पढ़ाई में, खेल कूद में, थोड़ा गांव का समाज ऐसा था कि माता जी की डेथ हुई, उसके 3 महीने बाद आपकी शादी कर दी गई। हाँ। तब आपकी उम्र कितनी होगी? 13 साल की। 13 साल। रेशमा, अब जरा इमोशनल हो गया ज़्यादा। आप अब भी उस गांव की तरफ, जब आप गांव की बात सोचते हैं, आपका बहुत अच्छा एक गाना है गांव के ऊपर कि गांव के कुरेड़ी, जरा उसको सुना दीजिए। गांव की याद है इसमें। आज भी मुझे वो चीज़ें याद आती है जब मैं ये कहती हूँ कि जिनके माँ बाप है और वो अपने माँ बाप का मान सम्मान करे, क्योंकि ये सबसे जीवन का पाठ है। आज मेरे पास सब कुछ ही है जो भी है, लेकिन वो सादगी, वो मैं छोटे से परिवार से निकली हूँ और मैं हमेशा हर बेटी को ये प्रेरणा देना चाहती हूँ, अपना हौसला कम मत करो। और जिसने अपने माँ बाप की पूजा करे, जिसने माँ बाप की मतलब सेवा की, उसको जरूर भगवान देता है। मैंने सबसे ज़्यादा सेवा अपने पापा की मैंने करी। मेरे बाबा बोलते थे, बेटी वो मैं कौन सा इंसान था जिसने आप जैसे बच्चे, जिस पापा ने छोड़ दिया था। हाँ, अंतिम समय में आप ही ने, मैंने ऑपरेशन करा मेरे पापा का और सबसे ज़्यादा सेवा मैंने करी। सबसे ज़्यादा मुझे प्यारे भी मतलब मेरे को मानते थे मेरे बाबा। चलिए जरा गाँव का। हाँ, चल। और फिर एक वो गीत है जो मैंने खुद लिखा, और वो गीत मैंने तब लिखा था क्योंकि मुझे वो यादें आई, गाँव की याद आई। हाँ, कि 13 साल में जब मैं विदा हो रही, माँ नहीं थी और मेरा जीवन एक हमारा कौन बोले फ्योली के फूल जनो, वो खिलना चाहती थी, क्योंकि फ्योली का फूल है, उसको कितना भी छुपाए लेकिन उसका रंग नहीं काला हो सकता, क्योंकि उसको कुदरती ही कलर उसका वो ऑरेंज है। हाँ, तो फिर मैंने उसी पे कल्पना, जो दर्द था, तो मैंने वो गीत अपना मैंने गाया है। तो वो गीत मैं आप लोगों को सुना देती हूँ। हाँ, बाला फुंडी हाट्या डांड के कोरेड़ो, देखना दे माये त्यों रो देसा। फुंडी हाट्या डांड के कोरेड़ो, देखना दे माये त्यों रो देसा। बहुत अच्छा। हाँ, बाजाता कराले बाजना,
हो गोइरा बाचो दले बाड़ा हाँ बिसुता जुड़ले हे मेरे मातरा। बहुत बढ़िया। हो माई मामा बिसु के जाना ले गजु मोला मामा बेडुआड़िया माई मामा बिसु के जाना ले गजु मोला मामा बेडुआड़िया। बहुत बढ़िया, बहुत ये बढ़िया, वो गीत है जब हम लोग नंगे पैर से अपने बकरियों चुंगाने और गाय चुंगाने जाते थे। और वो कुरेड़ जब लगते तो उन कुरेड़ में आज भी अपनी माँ दिखती है कभी कभी। अब वो चीजें ऐसा रेशमा आपका सफर हुआ जी। आपने साथ किए, उसके बाद आपने तमाम संघर्ष किए। इस समय आप कितने देशों की यात्रा कर चुकी है इसमें आपने अपने कलाकारी में? आज तक तो मैं कम से कम 9 कंट्रियों में जा चुकी हूँ। 9 कंट्री में जा चुकी है पूरे इसमें? अभी गई थी 2 महीने पहले, हांगकांग से आई हूँ मैं। हाँ। और मुझे बहुत प्यार दिया वहाँ के समिति के, जितने हमारे उत्तराखंड के, हमारे भारतवर्ष के, जिस कार्यक्रम में हम गए थे उसमें पूरे भारतवर्ष के थे। उससे सरदार जी हमारे मतलब पंजाब के, कोई हरियाणा से, मतलब सारे देश से कल्चरल टीमें थी। हाँ, तो बहुत प्यार दिया मुझे। अभी अक्टूबर में फिर जा रही हूँ मैं, उन्होंने फिर मुझे अक्टूबर में फिर इन्वाइट किया है। तो ये सब मेरे माँ जी मेरे बाबा का आशीर्वाद है। और आप जैसे, और आपके लिए तो आप हमारे बड़े भाई हैं रावत जी। आप लोगों ने हमेशा, आपसे मैं बहुत सारी प्रेरणा लेती हूँ। मैं जब भी मुझे समय मिलता है तो मैं आपसे, वैसे तो अभी बिजी रहते हैं पर मैं कभी पूछ लेती हूँ कि मैं अपने पहाड़ के लिए और क्या कर सकती हूँ। आपने बड़े पुराने गाने भी आपने नए कलेवर में गाए हैं जो बहुत ही चर्चित हैं। और ये अच्छी बात है कि आप पुरानी संस्कृति को ला रहे हैं। ऐसा कोई गाना है? हाँ, आजकल बहुत चल रहा है। हाँ, मेरा हमेशा एक अपने पौराणिक, मैं ये कहती हूँ कि चाहे वो 10 लाख सुने, चाहे 2 लाख सुने, चाहे 20,000 सुने, लेकिन उसमें अच्छे लोग सुनना पसंद करेंगे उन चीज़ों को। मेरा एक मैसेज देना चाहती हूँ कि जो हमारी पौराणिक जो चीज़ें हैं, जो ताकत उसमें, वो शायद मुझे नहीं लगी। मैं देश विदेश घूम के आई तो मैं बाहर भी जब गई, जब मैंने अपने पुराने गीत गाए जो हमारे यहाँ के, चाहे वो हमारे कुमाऊनी है, जब मैंने कुमाऊनी न्योली भी गाई वहाँ, ऐसा नहीं मैं कुमाऊनी भी गाती हूँ, और मैंने एक गढ़वाली बाजूबंद भी गाए, तो उनके आंखों में आंसू थे। तो ऐसा ही एक हमारा फोक गीत है हमारे इधर रवाई घाटी, हमारे रवाई घाटी हो, जौनपुर का, जौनसार का। हमारे एक मौन, अब जेठ के मैंने मौन पढ़ता है टिमरू वालों, और जमानों से, राजाओं के जमाने से। और उसे कहते हैं कि मर्दों की शान भी, क्योंकि हम औरतें तो हमेशा मेलों में थौल में जाती रोज सज धज के, आदमियों का सिर्फ एक असली त्योहार होता वो मौन है। तो उसी पे मैंने, मेरे बाबा बोलते थे कि बेटी ये गाना बरसों बरसों पुराना गाना है, उसका कोई अंत नहीं कि कितना हजारों साल पुराना गाना है। तो मैंने अभी गाया है तो उसे लोग पसंद भी कर रहे हैं। ही उन्दी बगंदी जमीना वो बफरे दोला ले पानी, राजा जांदोले माणू का जाना ना दे दिले रानी। उन्दी बगंदी जमीना वो बफरे दोला ले पानी, राजा जांदोले माणू का जाना ना दे दिले रानी। इतना ही है। और उसमें बहुत सारे कल्चर है, क्योंकि हमारी आपको जी कहा जाता है कि रवाई, जौनपुर, जौनसार बाबा, लेकिन आप कुमाऊनी, आप गढ़वाली, 3 भाषा में गाती है। हाँ, मेरा कुमाऊनी गाना एक हो जाए। अच्छा। क्योंकि आपकी हर विधा में मास्टरी है। अब मैं घाघरा अपना उधर का पहनूं, कुमाऊं में कहा जाए, कुमाऊं वाले कुमाऊं गाएंगे। और मैं तो उत्तराखंड की है, मेरे अंदर कभी नहीं है कि मैं जौनसार हूँ या मेरे जौनपुर है, मेरा रवाई है, या मेरी कुमाऊं है, मेरा गढ़वाल है, मेरा सारा है। मैं सच बताऊं, जब भी मैं विदेशों में भी जाती हूँ या अन्य राज्यों में जब जाती हूँ तो मेरे कुमाऊं गढ़वाल के जितने भी मेरे दर्शक हैं उनका बहुत सम्मान करते हैं। मुझे सबसे ज़्यादा प्यार बल्कि वही लोग देते हैं। तो एक कुमाऊनी में एक, वैसे तो न्योली वहाँ गाई जाती है, लेकिन थोड़ा सा मैं इसलिए ज़्यादा उधर नहीं जाऊँगी, मैं थोड़ा सा एक लाइन उनकी सुनाऊँगी। मैं गुरु भी मानती हूँ, उनको बहुत सम्मान करती। हीरा सिंह राणा जी का एक लाइन में उनके गीत के मैं सुना लेती। हाँ, रंगीली बिंदी घाघरी काई हो तो लाल किनरवा है, हाय रे मी जाता, हो रे मी जाता, हाय 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 रे मी जाता, हो रे मी जाता,
रंगली बिंदी घाघरी काई होता धोती लाल किनारवाय हाय 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 रमी जाता ओ होय रमी जाता रंगली बिंदी घाघरी काय रंगली बिंदी घाघरी काय हो धोती लाल किनारवाय वाय हाय हाय रमी जाता ओ होय रमी जाता। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो थोड़ा थोड़ा जो मतलब बड़े थे, हमसे सीनियर थे, काफ़ी शो किए मैंने उनके साथ भी। और ऐसे ही बहुत सारे हमारे जो गढ़वाल कुमाऊं के फोक कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सीख रहे हैं हम लोग। और मैं ये कहती हूँ हर कलाकार को ये ना बोले कि मैं तो जौनसार की हूँ तो मुझे जौनसार के पीछे घूम। हम उत्तराखंड के, हमारा एक परिवार है, कोई सीमा नहीं होती तो हमारा एक परिवार है और हम हिंदुस्तानी हैं। और सबसे बड़ी बात है हम हिंदुस्तान के हैं। आज आप अगर कोई कुछ बताना चाहें लोगों को या कोई संदेश देना चाहें तो क्या आपका संदेश होगा लड़कियों को जो गाना गा रही हैं, आगे बढ़ रही हैं संघर्ष से? मैं इसलिए मैं आज एक आप दूरदर्शन के माध्यम से ही कहना चाहूँगी हर बेटी को कि आप मेरी जीवन गाथा और आप भी कभी भविष्य सुने, क्योंकि मैं एक ऐसी इंसान हूँ कि कभी आप किसी के उसमें भी ना जाए कि अब ये संसार है तो संसार के पीछे भाग नहीं। जीवन अपने आप से समझो। और एक सबसे मैं ये ताकत देखी हूँ कि प्रभु की बहुत बड़ी कृपा होती है। जो भगवान से जुड़ा है वो कभी हार नहीं सकता। मेरी शादी 13 साल में हुई और ऐसे परिवार में है जहाँ मुझे स्वीकार नहीं किया गया मेरी संगीत को। और फिर परिवार मेरा बहुत गरीब थी जहाँ मैं गई और फिर मेरा जीवन ऐसा रहा जिस घर में मैं आज लोग अपनी चीज़ों को छुपा देते हैं जब वो बड़ा पद मिलता है, लेकिन नहीं, मैं एक साधारण परिवार की हूँ। और मैं आज भी कभी आप मंदिर में है, कभी भी मैं किसी गांव में जाती हूँ, लोग मेरे लिए कुर्सियाँ लगाते हैं, मैं बोलती नहीं, मेरा जन्म इस माटी से हुआ। और जिस गांव में हमारे फेफड़ियों पर पत्थर चुभी चुभी के हम जवान हुए, हम उस भूमि को कैसे भूलें। मुझे अच्छा लगता है जब अपना पुराना गाँव का कूड़पुर में बैठ दो। 13 साल में शादी होना, उस समाज से झेलना, तो उन चीज़ों को मैंने झेला। और जिस घर में मैं रही पति के साथ, वो एक टीन का डब्बा था और मैंने कभी, चलिए वो तो संघर्षों की बात है। नहीं, मैं थोड़ा इसलिए कहती हूँ कि आजकल लोग शर्माते हैं कि मेरा जीवन में वहाँ से उस टीन के डब्बे से आज सब कुछ है मेरे पास, सब कुछ आप जैसी दर्शक है। और आज वही लोग जो है आपका प्रशंसा कर रहे होंगे। जो नहीं, बहुत अब सब मेरे जितने भी मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे सभी लोग मुझे बहुत मान सम्मान देते हैं समाज के। अंतिम समय में अब हमारा टाइम भी समाप्त होने वाला है। एक 2 लाइन जो एक मैसेज भी हो और फिर हम वाइंड अप। बस आप सभी से मेरा एक निवेदन करना चाहूँगी, हर बेटी से, कभी भी अपने आप को, बेटी हो चाहे बेटा हो, अपने आप को कभी हारना ना सोचे, क्योंकि हार के आगे जीत है। तो ये मेरा जीवन आप पूछ सकते हैं कि मेरा संघर्ष अब एक साधारण घर की और साधारण परिवार में शादी हुई और वो आज अगर 9-10 कंट्रियों में, इतनी हम हाई फाई पढ़े लिखे भी नहीं कि भाई हमारी कोई बड़ी वो है, तो हम लोगों ने एक गांव की बेटी अगर वहां तक अपनी, ये आज पूरे वर्ल्ड में इसकी इन घाघरों की कम से कम 15 से 20 लोगों की डिमांड मेरे पास हांगकांग से आ रखी, जिनके डॉलर मेरे पास आ रखे कि ये ड्रेस हमें चाहिए। तो इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए, कल्चर से लेकर वेशभूषा की इसमें डीलिंग में भी हो। हाँ, लोग कहते हैं कि ये जो आपको हमने देखा तो हमें भी ऐसे ड्रेस चाहिए, मतलब वहाँ के जो वो चाइनीज लोग हैं। चलिए समापन में तो मैं आप सबसे बहुत बहुत धन्यवाद, दूरदर्शन का धन्यवाद, रावत जी आपका। जाते जाते मैं तो हमेशा इस चैनल के माध्यम से पूरे विश्व में, पूरी दुनिया, पूरे उत्तराखंड में बहुत प्यार सम्मान मिलता है। रेशमा जी, आपके जो प्रेरणादायक आपका इंटरव्यू था, आज इतना ही। थैंक यू। अगली बार फिर किसी और शख्स से आपकी मुलाकात करेंगे, थैंक यू, जो प्रेरणादायक होगा। धन्यवाद।